नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सीबीएसई बोर्ड के द्वारा आयोजित की गई सीटेट दिसंबर 2021 के दिनांक 12 जनवरी 2022 शिफ्ट के पेपर के मैथमेटिक्स यानी कि गणित पार्ट का कंप्लीट सोल्यूशन देखने जा रहे हैं। सीबीएसई बोर्ड के द्वारा सीटेट दिसंबर 2021 में ऑनलाइन मोड में कुल 23 शिफ्टों में पेपर का आयोजन किया गया था, जिसमें से ये 21वें शिफ्ट का पेपर है। अगर आप सभी शिफ्टों के सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेपर सोल्यूशन के साथ साथ सीटेट अपर प्राइमरी के सभी शिफ्टों के पेपर के कंप्लीट सोल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं, इसके साथ ही साथ सीटेट में पूछे जाने वाले सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेडागोजी को अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा सीटेट, यूपी टेट और सुपर टेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है, एक रेलगाड़ी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से मंगलवार को 3:15 PM यानी दोपहर के 3:15 पर चली और मुंबई सेंट्रल पर अगले दिन 9:40 सुबह के पहुंची। इस रेलगाड़ी द्वारा पूरी यात्रा में लिया गया समय बताइए। ध्यान से समझिएगा, दोपहर के 3:15 पे ये चलती है, ठीक है, और अगले दिन सुबह 9:40 पे ये पहुंचती है। तो यहाँ से अगर हम लोग इसमें 6 घंटा 25 मिनट में जोड़ दूँ, 6 घंटा 25 मिनट जोड़ दूँ तो रात के 9:40 का समय आ जाएगा। इसमें कितना मैंने जोड़ा, 6 घंटा 25 मिनट, इसमें जोड़ दिया तो रात के 9:40 का समय आ जाएगा। अब रात के 9:40 से लेकर के सुबह के 9:40 के बीच में कितने का घंटे का गैप होगा, 12 घंटे का। तो 12 घंटा ये और 6 घंटा 25 मिनट ये, यानी टोटल कितना हो जाएगा, 18 घंटा 25 मिनट इसका बिल्कुल सटीक जवाब होगा। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 3 18 घंटे 25 मिनट इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक स्थान ए से स्थान बी की दूरी मानचित्र पर 8.7 सेंटीमीटर दी गई है। 8.7 सेंटीमीटर मानचित्र पर दिया गया, ठीक है। यदि मानचित्र पर 1.5 सेंटीमीटर की दूरी भूमि पर 2 किलोमीटर के बराबर है तो दोनों स्थान के बीच की दूरी मीटर में कितनी होगी, हमसे पूछा जा रहा है। ध्यान से समझिएगा। चलिए, हमको मानक दिया गया है कि 1.5 सेंटीमीटर जो है वो 2 किलोमीटर के बराबर है। तो 8.7 सेंटीमीटर कितने के बराबर हो जाएगा, तो सिंपली यूनिटरी मेथड से अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो 2 × 8.7 डिवाइडेड बाई 1.5 हो जाएगा, ठीक है। 7 दूनी 14 के 4 हाथ में 1, 8 दूनी 16 और 1 17, 17.4 डिवाइडेड बाई 1.5, दशमलव से दशमलव कट जाएगा। अब आपका मान आ जाएगा 174/15, ठीक है। अब इसको बोला जा रहा था कि हमें जो मानक दिया गया है मीटर में बताना है, और ये किस में आया, किलोमीटर में आया। तो 1000 से अगर मैं गुणा कर दूं तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको 5 से काटते हैं तो कितने बार में जाएगा, 5 तिहाई 15, और ये कितने बार में जाएगा, 200 बार में जाएगा, ठीक है। अब इसको देखिए, अगर मैं इसको 3 से काटूँ तो क्या 3 से कटेगा, 3 × 15, 2 बचा, 3 × 8 = 24, 58 और 58 × 200 हो जाएगा। तो इसका मान देखिए, 2 डबल 0 उतार जाएंगे, 8 दूनी 16 के 6 हाथ में 1 और 5 दूनी 10 और 1 11, 11,600 मीटर इसका बिल्कुल सटीक जवाब होगा। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 3 11,600 मीटर इसका बिल्कुल सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा एक पूर्ण घन नहीं है। 616 की बात करें तो ये 6 का घन होता है, 512 की बात करें तो ये 8 का घन होता है। तो ये दोनों तो घन है, तो हमारा उत्तर नहीं होगा। चौथा विकल्प देखिए 729 दिया गया, ये 9 का घन होता है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा 666, ये किसी का घन नहीं होता है। और प्रश्न में हमसे यही पूछा गया था कि कौन सा पूर्ण घन नहीं है, तो ये वाला विकल्प 3 वाला पूर्ण घन नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक पौधे की वृद्धि चार्ट नीचे दिया गया है। देखिए 0 से 5वें दिन में कितनी वृद्धि हुई, तो 0 से 2.7 सेंटीमीटर उसकी वृद्धि हो गई। अब इसी तरीके से 5 से 10वें दिन के बीच कितनी वृद्धि हुई, तो इन दोनों का डिफरेंस हमको ले लेना है। इसी प्रकार से इतने के बीच कितनी वृद्धि हुई, तो इन दोनों का डिफरेंस। इसी प्रकार से इतने के बीच, तो इन दोनों का डिफरेंस। और हमसे पूछा जा रहा है कि पौधे की लंबाई में सबसे कम वृद्धि कब हुई है, ये हमसे पूछा जा रहा है। चलिए दोनों का डिफरेंस लेते हैं, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 2.7 आ जाएगा। इन दोनों का देखा जाए तो कितना आएगा, देखिए 12 में से 7 जाएगा तो 5 बचेगा, यहाँ 5 ये 3.5 आएगा। इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, देखिए 9 में से 2 जाएगा तो 7 बचेगा, और 8 में से 6 जाए 2 बचेगा। इन दोनों का डिफरेंस देखिए कितना आएगा, इन दोनों का डिफरेंस आएगा आपका 13 में से 9 जाएगा तो 4 बचेगा, और यहाँ 10 में से 8 जाएगा तो 2 बचेगा। प्रश्न में हमसे पूछा गया था कि पौधे की लंबाई में सबसे कम वृद्धि कब हुई है, तो सबसे कम यही वाला है
यानी कि 15 से 20वें दिन के बीच में सबसे कम वृद्धि होगी। उत्तर क्या हो जाएगा? 15 से 20वें दिन के बीच में। चलिए विकल्पों में चलते हैं। ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है 15 से 20वें दिन, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, गौरव ने स्टेशन ए से स्टेशन बी के बीच दूरी 20 किलोमीटर और 237 मीटर तय की। तो ए से बी के बीच की दूरी उसने कितनी तय की? 20 किलोमीटर और 237 मीटर। यहाँ तक क्लियर? आगे पढ़िए, बी से सी तक की दूरी 32 किलोमीटर और 355 मीटर दूरी तय की। अब बी से वो सी गया तो कितना दूरी तय किया? 32 किलोमीटर और 355 मीटर। आगे पढ़िए, इसके बाद स्टेशन सी से डी की तक, स्टेशन सी से डी तक कितना दूरी तय किया? 43 किलोमीटर यानी 43 किलोमीटर यहाँ लिख दूंगा, और 458 मीटर, तो 458 इसके नीचे लिख दूंगा। अब हमसे पूछा जा रहा है गौरव द्वारा तय की गई कुल दूरी क्या होगी? तो कुल दूरी के लिए सबको जोड़ देते हैं। तो मीटर वाले को पहले जोड़ते हैं। देखिए 7 5 12 8 20 के 0 हाथ में 2, 3 और 2 5, 5 10, 5 15 के 5 हाथ में 1, 2 1 3, 3 6, 4 10 के 0 हाथ में 1 बचा है अभी। ठीक है, तो चलिए यहीं पर मैं 1 को लिख देता हूं, और उसके बाद से अब किलोमीटर वाले को जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा? 2 3 5 और 2 3 5 और 4 9, 95 किलोमीटर और 1050 मीटर। अब देखिए ये 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, ये 1000 से ज़्यादा हो गया, तो हम लोग 1000 से भाग दे करके इसको किलोमीटर में राउंड फिगर कर देंगे। तो यहाँ पर दशमलव लग जाएगा, यानी कि 1 वाला जो है ये यहाँ पर आकर के जुड़ जाएगा किलोमीटर में। यानी अब हमारा कितना हो जाएगा? 96 किलोमीटर और 50 मीटर हमारा बिल्कुल सटीक जवाब आएगा। दिए गए विकल्प में देखिए 96 किलोमीटर और 50 मीटर, विकल्प नंबर 3 इसका एप्रोप्रिएट जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, गुणनखंडों और गुणजों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला विकल्प दिया गया है 11 100 का गुणनखंड है। देखिए गुणनखंड तभी होगा जब 100 में हम लोग 11 से भाग दें तो कोई भी शेषफल ना बचे। यहाँ पर शेषफल बचेगा, इसलिए ये विकल्प गलत है। 11 जो है वो 100 का गुणनखंड नहीं होगा। दूसरा कहा जा रहा है कि 48 जो है वो 3 का गुणज है। देखिए ये विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है। गुणज का मतलब क्या होता है कि जिसका गुणज बोला जाएगा, जैसे यहाँ 3 का गुणज बोला जा रहा है, तो 3 का पहाड़ा, 3 के पहाड़े में 48 आना चाहिए। अब पहाड़े का मतलब ऐसा नहीं कि आप 10 तक ही गिनेंगे, 3 का आगे तक जितना मल्टीप्लाई आप करते जाएंगे नेचुरल नंबर से, तो कभी ना कभी अगर 48 आ जाता है तो वो हमारा 3 का गुणज बोला जाएगा। तो 48 में 3 से भाग देंगे तो ये 16 बार में जाता है, यानी कि 3 के पहाड़े में 16वें बार 48 आएगा। तो ये हमारा बिल्कुल सटीक है। तीसरा देखिए 11 110 का गुणज है, तो ये विकल्प गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इसका मतलब ये हुआ कि 11 में 110 से भाग देने पर ये पूरी तरीके से कट जाना चाहिए था, जबकि ऐसा नहीं होगा, तो ये हमारा उत्तर होगा नहीं। चौथा देखिए 48 कहा जा रहा है कि 3 का गुणनखंड है, तो ये भी विकल्प गलत है, क्योंकि जिसका गुणनखंड होता है उसमें अगर हम लोग भाग दें तो पूरी भाग चला जाना चाहिए, ये नहीं जाएगा, इसलिए हमारा उत्तर नहीं होगा। यहाँ पर देखिए 3 में 48 से भाग देने की बात हो रही है, तो ये मतलब पूरी तरीके से नहीं कटेगा, तो ये उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सटीक जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, संख्या इतने को क्या पढ़ा जाएगा? तो देखिए कैसे पढ़ेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी कि 2 लाख। जहां जहां 2 लाख दिया गया उसको तो चुन लीजिए, ये हो सकता है, बाकी के हमारे उत्तर नहीं हो सकते। एक ही विकल्प में 2 लाख बचा हुआ है, यही हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे के आपको चेक करने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूं, ठीक है। देखिए 2 लाख, उसके बाद से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी कि 22,000। तो यहाँ पर देखिए 22,000 दिया गया है। उसके बाद से इकाई, दहाई, सैकड़ा 200, तो 200 भी दिया गया, और अंत में 22 बचेगा तो 22 भी दिया गया। यही वाला विकल्प बिल्कुल एप्रोप्रिएट होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, संख्या इतना, इतना और इतना के योग में क्या जोड़ा जाए कि परिणामी संख्या इतना मिल जाए? तो पहले इन तीनों को जोड़ करके और जो भी योग आएगा उसको इतने में से घटा देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि क्या जोड़ना पड़ेगा कि फाइनल योग इतना आ जाए, ठीक है। चलिए पहले इन तीनों को जोड़ते हैं, तो 6 1 7, फिर देखिए 7 9 16, 16 5 21 का 1 हाथ में 2, 2 और 3 5, 5 10 का 0 हाथ में 1, 5 और 1 6, 1 7, 7 5 12 का 2 हाथ में 1, 6 1 7, 7 9 16, 16 3 19। अब हमसे पूछा जा रहा था कि इतना प्राप्त करना है, तो इतना प्राप्त कैसे होगा? 24 96 37 में से 19
20 और 17 को घटा दिया जाए। देखिए घटाइए, 0, ये 2 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, 14 में से 9 घटेगा तो 5 हो जाएगा और ये कट जाएगा, यानी कि 57,620 हमारा सही जवाब आएगा। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 2 57,620 इसका बिल्कुल सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक घड़ी की सुइयों द्वारा एक समकोण बनाया गया, निम्नलिखित में से कौन सा समय एक समकोण को प्रदर्शित करता है। विकल्पों में देखिए यहाँ पर कुछ समय दिए गए हैं और पूछा गया है कि घड़ी में जो घंटे वाली सुई है और जो मिनट वाली सुई है किसमें समकोण लगभग प्रदर्शित होगा। देखिए यहाँ पर 12 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ पर 6 हो गया, यहाँ पर 9 हो गया। उसके बाद से 1 2 4 5 7 8 10 और 11। पहला दिया गया 4.5, 4.5 कैसे होगा। देखिए यहाँ पर घंटे वाली सुई 4 पर और ये वाली सुई 6 पर रहेगी, तो ये 4.5 हो जाएगा। तो क्या इनके बीच 90 अंश का कोण है? नहीं है, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए 6 बजे दिया गया है, 6 बजे में घंटे वाली सुई 6 पर रहेगी और मिनट वाली सुई 12 पर रहेगी, तो क्या ये वाला कोण 90 अंश का है? नहीं है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। उसके बाद से देखिए 9:15 कहा गया है, 9 कैसे बजेगा, 9:15 कैसे बजेगा। देखिए घंटे वाली सुई 9 के आसपास रहेगी और मिनट वाली सुई इस 3 के आसपास रहेगी, तो क्या ये 90 अंश का कोण है? नहीं है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 4। देखिए 3 बजने की बात की जा रही है, तो 3 कैसे बजेगा, घंटे वाली सुई 3 पर रहेगी और मिनट वाली सुई 12 पर रहेगी। अब देखिए ये वाला जो दोनों सुइयों के बीच का जो ये कोण है ये 90 अंश के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 4 संख्याएं दी गई हैं, यहाँ पर भिन्न में 4 संख्याएं दी गई हैं और यहाँ पर बढ़ते हुए क्रम में अरेंज किया गया है, तो पूछा जा रहा है कि कौन सा क्रम सही है। यहाँ पर चारों डिजिट्स को ध्यान से देखिए। अगर मान लीजिए मैं आपसे ये पूछूं कि 6/15, 7/15 और 9/15 में कौन सी संख्या बड़ी है, तो आप तुरंत बता लेंगे कि 9/15 बड़ी है। क्यों? क्योंकि तीनों का हर देखिए, तीनों का हर समान है। जब दिए गए भिन्नों में हर समान होता है तो जिसका अंश सबसे बड़ा होता है वही भिन्न सबसे बड़ा होता है और जिसका अंश सबसे छोटा होता है वो भिन्न सबसे छोटा होता है। इसी कॉन्सेप्ट का हम लोग प्रयोग करेंगे। सबसे पहले हमारा पहला प्रयास ये होना चाहिए कि जो इस चारों भिन्न दिए गए हैं इसके हर को बराबर कर दिया जाए। अब हर को बराबर कैसे करेंगे, तो चारों का एलसीएम ले लीजिए। यहां पर जो चारों का एलसीएम ले लीजिए और उसके बाद से चारों का एलसीएम लेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 15, 3, 5 और 7। अगर मैं इसको 5 से काट दूं तो 5 3 15, ये 3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। उसके बाद से देखिए 3 से काटे तो ये 1 1 1 और ये 7 हो जाएगा, फिर 7 में काटेंगे तो सब 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए ये कितना हो जाएगा, 5 3 15 और 15 7 105। तो इन सब का एलसीएम क्या हो गया, 105 हो गया। अब यहाँ पर जितने भी हर हैं सबको हमको 105 करना है। अब कैसे करेंगे, पहला वाला जो 8/15 भिन्न है इसको 105 करने के लिए 15 में क्या चीज़ से गुणा कर दे कि 105 हो जाएगा, आप कहेंगे कि 7 से गुणा कर दीजिए। तो जब नीचे हर में मैंने 7 से गुणा किया तो ऊपर भी 7 से गुणा करना पड़ेगा, यानी कि इसका मान हो जाएगा 8 7 56/105। दूसरा दिया गया 3/5, 3/5 में देखिए क्या मैं गुणा कर दूँ नीचे की 105 हो जाए, तो 21 से गुणा कर देता हूं मैं अगर, तो 105 हो जाएगा। ऊपर भी 21 से गुणा करना पड़ेगा, यानी कि इसका मान क्या आ जाएगा 63/105। इसी प्रकार से देखिए 4/7 दिया गया है, तो 7 में क्या गुणा कर दूं कि मैं 105 आ जाए, तो 15 से गुणा कर दीजिए और ऊपर भी 15 से गुणा कर दीजिए, तो 15 चौके 60 और नीचे 105 हो जाएगा। अगला भिन्न देखिए 2/3 दिया गया है, तो 2/3 को नीचे हर को हमें 105 करना है, तो किससे गुणा करना पड़ेगा, 35 से गुणा कर देंगे तो 105 हो जाएगा, तो ऊपर भी 35 से गुणा करना पड़ेगा, यानी इसका मान हो जाएगा 70/105। अब हमें देखिए बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है, यानी कि सबसे छोटा सबसे पहले। अब देखिए सबका हर हमारा 105 हो चुका है, यानी कि जिसका अंश सबसे छोटा होगा वो सबसे छोटी संख्या होगी। तो सबसे छोटा यहाँ पर क्या है, सबसे छोटा देखिए, सबसे छोटा यहाँ पर 56 है। तो ये किससे आया है, 8/15 से, यानी 8/15 सबसे पहले आ जाएगा। ये सबसे छोटा था तो सबसे पहले 8/15 आ जाएगा। उससे बड़ा क्या है, देखिए उससे बड़ा हमारे पास है 60 वाला, यानी कि 4/7 उससे बड़ा हो जाएगा। उससे बड़ा क्या होगा, देखिए 63 वाला, ये 3/5 हो जाएगा। और उससे बड़ा अंत में क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा 2/3 वाला, तो 2/3 अंत में हो जाएगा। यानी कि देखिए 8/15 फिर 4/7 फिर 3/5 और अंत में 2/3। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 2 में ये क्रम दिया गया है। विकल्प नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट होगा।
अगला प्रश्न पूछा गया है, एक भाग के प्रश्न में भागफल भाजक का 4 गुना है और शेषफल भाजक का 1/4 है। यदि शेषफल 8 है तो भाज्य क्या होगा? ध्यान से समझिएगा। हमें क्या दिया गया है? शेषफल दिया गया है। तो पहले मैं यहाँ पर शेषफल लिखता हूँ। शेषफल हो गया आपका 8, ठीक है। आगे देखिए, शेषफल से किसका रिलेशन दिया गया था? यहाँ पर दिया गया था शेषफल जो है वो भाजक का 1/4 है। अब भाजक जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम लोग भाग देते हैं तो यहाँ पर होता है भाज्य, ठीक है। यहाँ पर होता है भागफल, ठीक है, और यहाँ पर होता है भाजक, और यहाँ पर नीचे आता है शेषफल, ठीक है। हमसे प्रश्न में भाज्य पूछा गया था, यानी ये वाला पार्ट पूछा जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पर क्या दिया गया था कि जो शेषफल है वो भाजक का 1/4 है। शेषफल 1/4 है, यानी कि जो भाजक होगा वो कितना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। कितने का? शेषफल का, यानी भाजक क्या हो जाएगा? 32 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर? अब देखिए, अब हमसे बोला गया था कि जो भागफल है वो भाजक का 4 गुना है, यानी कि जो भाजक आया हुआ है इसका भागफल कितना हो जाएगा? भागफल हो जाएगा इसका 4 गुना, यानी कि 120 और 128 हो जाएगा। ये इसका भागफल हो जाएगा। अब देखिए, हमें भाजक भी मिल चुका, भागफल भी मिल चुका और शेषफल भी मिल चुका है। तो भाजक हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? भाज्य कैसे निकाल सकते हैं? भाजक गुणे भागफल धन शेषफल हो जाएगा। यानी कि भाजक कितना आया है? भाजक आया है आपका 32 गुणे भागफल कितना आया है? 128 में शेषफल जोड़ देना है। कितना है शेषफल? 8 है। देखिए, इसको पहले गुणा कर लेते हैं। तो 128 में जब हम लोग 32 से गुणा कर देंगे तो क्या आएगा? 8 दूनी 16, हाथ में 1, 2 दूनी 4 और 1 5, और ये 2 हो जाएगा, कट गया। 8 त्रिक 24 के 4, हाथ में 2 और 36 और 2 38 हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए, 6 4 5 9 और 8 2 10 के 0, हाथ में 1 3 और 1 4 हो जाएगा। और इसमें 8 जो और जोड़ देंगे तो 8 जोड़ेंगे तो इसका मान आ जाएगा 4104। दिए गए विकल्प में देखिए 4104 विकल्प नंबर 4 में दिया गया है। विकल्प नंबर 4 4104 इसका बिल्कुल सटीक जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, विजया और उसकी मित्र ने 42,000 का कर्ज एक नाव खरीदने के लिए लिया। उसने 2 वर्षों में, ध्यान दीजिएगा 2 वर्षों की बात की गई, 2 वर्षों में समान मासिक किस्तों में टोटल 47,040 रुपये वापस किए। उन्होंने हर महीने कितनी राशि वापस की, ये हमसे पूछा जा रहा है। अब देखिए, हर महीने बोला गया है और यहाँ पर समय कितना दिया गया था? 2 वर्ष में। तो 2 वर्ष में कितने महीने हो जाएंगे? 1 वर्ष में 12, तो 2 वर्ष में 24 महीने हो जाएंगे। यानी कि सिंपली टोटल जो अमाउंट है उसमें 24 से अगर हम लोग भाग दे दें तो हर महीने कितनी राशि जमा की या फिर वापस की वो हमें ज्ञात हो जाएगा। यानी कि देखिए, 47,040 में हम लोग 24 से भाग दे रहे हैं। 24 से क्यों भाग दे रहे हैं? क्योंकि 1 वर्ष में 12 महीने, तो 2 वर्ष में 24 महीने होंगे। देखिए, एक बार में पहले ये जाएगा तो क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा। इसके बाद से घटाइए, 3 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से देखिए 1 उतरेगा तो ये 9 बार में जाएगा। तो देखिए 9 चौक 36 के 6, हाथ में 3 और 9 दूनी 18 और 3 21 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको घटाएंगे तो 14 मिल जाएगा और ऊपर से 4 उतरेगा, ठीक है। अब देखिए कितने बार में जाएगा? 24 पच्चे 120 होता है और 6 बार में जाएगा। देखिए 6 चौक 24 के 4, हाथ में 2, 6 दूनी 12 और 2 14, ये कट जाएगा। 1 जीरो उतरेगा तो ये यहाँ पर 0 उतर जाएगा। यानी कि 1960 रुपया प्रत्येक महीने उसने किस्त के रूप में वापस किया। 1960 इसका बिल्कुल सटीक जवाब होगा। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 3 1960 इसका एप्रोप्रिएट जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, नसीमा के पास 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये के सिक्के हैं। 5 रुपये के सिक्कों की संख्या 10 के सिक्कों की संख्या की तिगुनी है और 20 रुपये के सिक्कों की संख्या 10 के सिक्कों की संख्या की आधी है। यदि उसके पास 20 रुपये के 8 सिक्के हैं तो उसके पास कुल कितनी धनराशि है, ये हमसे पूछा जा रहा है। ध्यान से समझिएगा, क्या कहा जा रहा है कि उसके पास 20 रुपये के 8 सिक्के हैं। तो 20 रुपये के 8 सिक्के यानी कि 160 रुपये, तो ये हो गया, ठीक है। अब देखिए क्या कंडीशन दिया गया था, यहाँ पर देखिए कहा गया था 20 के सिक्कों की संख्या 10 के सिक्कों की संख्या की आधी है। 20 के सिक्कों की संख्या कितनी थी? 8 थी, ठीक है। और कहा जा रहा है कि 20 के सिक्कों की संख्या 10 के सिक्कों की संख्या की आधी है, यानी कि 20 वाला आधा था, यानी कि 10 के सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी? 8 का दुगना यानी कि 16 हो जाएगा। तो 160 रुपये ये हो जाएगा। अब देखिए
10 के सिक्कों की संख्या हमने निकाली। अब 5 के सिक्कों की संख्या कहा जा रहा है कि 10 के सिक्कों की संख्या की तिगुनी थी। 10 के सिक्कों की संख्या 16 थी, तो 5 के सिक्कों की संख्या इसकी तिगुनी यानी कि 16 तियाँ 48 हो जाएगी, यानी 5 गुणे 48। ये देखिए 5 वाटे 40 के जीरो हाथ में 4, और उसके बाद से 5 चौके 20 और 4 24, तो हमारा मान कितना आ जाएगा 16 16 32, यानी 320 ये जुड़ जाएगा। तो 0 6 और 3 2 5, 560 रुपया हमारा उत्तर आएगा। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, आकृतियों के उस युग्म को चुनिए जिसमें कोई भी सममित रेखा नहीं है, यानी सिमेट्री लाइन नहीं है। चलिए पहले विकल्प से शुरुआत करेंगे। पहला विकल्प दिया गया समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान होंगी, यानी कि कुछ इस प्रकार से होगा। तो अगर इसको बीच से हम लोग इस प्रकार से करें तो ये सिमेट्री होगा बिल्कुल, ठीक है। तो ये तो होगा, तो हमारा उत्तर नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए समांतर चतुर्भुज की भी बात की गई है, तो समांतर चतुर्भुज कुछ इस प्रकार से होगा, तो ये इस लाइन के बिल्कुल सिमेट्री होगा। तो ये सिमेट्री है, इस वजह से उत्तर नहीं होगा, क्योंकि प्रश्न में हमसे पूछा गया था कि कौन सा नहीं है। तो पहला विकल्प गलत हो गया। उसके बाद से देखिए तीसरे विकल्प की समद्विबाहु त्रिभुज, तो इसमें हमने चेक किया था समद्विबाहु त्रिभुज में होगा और समचतुर्भुज में भी होगा। कैसे? समचतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर होंगी और आमने सामने की भुजाएं समानांतर होती हैं। तो ये देखिए ये वाली लाइन सिमेट्री लाइन हो गई, ठीक है। दूसरा विकल्प देखिए विषम बाहु त्रिभुज कहा गया है। विषम बाहु त्रिभुज मतलब कि जिसमें कोई भी भुजा समान नहीं है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से किसी भी प्रकार का आप त्रिभुज बनाएंगे तो इसमें कोई भी सिमेट्री लाइन नहीं होता है, ठीक है। तो हमसे यही पूछा गया था कि किसमें सिमेट्री लाइन नहीं होगा, तो यही वाला विकल्प इसका बिल्कुल सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, किसी दुकान पर निम्न दर सूची प्रदर्शित की गई है। अब यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है कि रेणु ने 1.5 किलोग्राम सेब खरीदा। देखिए सेब का रेट कितना है, 120 रुपये है। अब इसमें 1.5 किलो खरीदने का मतलब कि क्या हो जाएगा, 3/2, तो 60 और 180 रुपये का उसने सेब खरीद लिया, ठीक है। आगे कहा जा रहा है कि 2 किलो संतरे खरीदे। संतरा कहाँ पर है, यहाँ पर है। 1 किलो का दाम 90 रुपये है, तो 2 किलो का दाम कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। उसके बाद से देखिए 250 ग्राम अंगूर खरीदा है। अंगूर का दाम 96 रुपये है, तो 250 ग्राम का यानी 4 से भाग दे देंगे तो 24 रुपये का उसने अंगूर खरीद लिया। उसके बाद से 500 ग्राम अमरूद खरीदा है। अमरूद का दाम 80 रुपये है 1 किलो का, ठीक है। तो 500 ग्राम यानी आधे का दाम कितना हो जाएगा, 40 रुपये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से देखिए 1.25 किलो आम खरीदा है। यहाँ पर देख लीजिए 1.25 किलो का मतलब क्या हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा। तो 5/4 से जब हम लोग भाग देंगे तो ये देखिए 4 दूनी 8 और ये 21 आएगा, और 21×5 105 रुपये का उसने आम खरीदा है, ठीक है। अब हमसे पूछा जा रहा है कि उसने इन सभी फलों में कुल कितनी धनराशि अदा की। तो देखिए सबको जोड़ देते हैं, 0 5 4 9 9। उसके बाद से देखिए 8 4 12 12 4 12 2 14 14 और 8 22 के 2 हाथ में 2 2 1 3 1 4 और 1 5, 529 रुपया टोटल उसका खर्च हुआ है, ठीक है। दिए गए विकल्प में देखिए 529 रुपया विकल्प नंबर 2 में दिया गया है। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा संदर्भ आधारित गणित शिक्षण एवं अधिगम का सर्वाधिक उपयुक्त उदाहरण है। ध्यान से समझिएगा, संदर्भ आधारित गणित शिक्षण की बात की गई है। संदर्भ मतलब कि बच्चे के दैनिक जीवन से रिफरेंस लेते हुए बच्चे को समझाना है गणित टॉपिक को, ठीक है। तो जिस भी विकल्प में बच्चे के दैनिक जीवन की बात की जा रही हो, दैनिक जीवन मतलब कि बच्चा का अनुभव, बच्चा जो अपने घर में देख रहा है, अगर उसकी बात की जा रही होगी, वही वाला विकल्प हमारा सही जवाब होगा। चौथे विकल्प से शुरुआत करेंगे। कक्षा में विद्यार्थी वीडियो देख रहे हैं और उस वीडियो में समझाए गए निर्देशों यानी कि इंस्ट्रक्शंस का अनुसरण करते हुए दिए गए कार्य को पूरा कर रहे हैं। तो इसमें बच्चे के दैनिक जीवन की किसी भी तरीके से बात नहीं की गई है, तो ये विकल्प निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, विद्यार्थी पाठ्य पुस्तक में दिए गए इबारती सवाल यानी शब्द समस्याओं को हल कर रहे हैं, तो ये भी दैनिक जीवन से नहीं जोड़ा गया है। पहला विकल्प देखिए, कक्षा में आयोजित गणित प्रश्नोत्तरी यानी क्विज में विद्यार्थियों का भाग लेना, तो ये भी दैनिक जीवन नहीं, इसमें कहीं भी नहीं आ रहा है। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 2 देखिए, समूहों में कार्य करते हुए विद्यार्थी अपने घरों से लाए गए राशन के बिलों पर चर्चा एवं उनका विश्लेषण करते हैं। अब जब बच्चा अपने घर से ही राशन का बिल लाया है, तो जाहिर सी बात है कि वह घर में जब राशन खरीद करके आया होगा तो वो सभी चीज़ों को देख रहा होगा, यानी प्रत्यक्ष तौर पर देख रहा होगा। उसके दैनिक जीवन का एक हिस्सा है और उसके दैनिक जीवन के हिस्से से जोड़ करके उससे रेफरेंस लेते हुए, उससे संदर्भ लेते हुए बच्चे को गणित बताया जा रहा है, तो ये सबसे ज़्यादा एप्रोप्रिएट होगा और यही हमारा सटीक जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक टीचर के द्वारा प्रश्न दिया गया, देखिए 27 में 4 से गुणा करने के लिए। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए एक छात्रा निम्नलिखित रणनीति का प्रयोग करती है। देखिए उसने कैसे सॉल्व किया है। 27 × 4 को उसने पहले 30 × 4 लिखा है और
30 × 4 करने पर 120 आ गया। तो यहाँ पर प्रश्न में 27 था और उसने 3 इसमें जोड़ दिया है, तो अब इसने क्या किया है कि 3 में 4 से गुणा करके उसको घटा दिया है। मतलब बात वही है। एक तरीके से यहाँ पर 27 में पहले 3 जोड़ दिया ताकि वो राउंड फिगर हो जाए, और फिर यहाँ पर 3 को घटा करके 3 से गुणा करके घटाते हुए यहाँ पर फाइनल उत्तर निकाला है, जो कि बिल्कुल सटीक है, बिल्कुल सही है। ठीक है, और वह कक्षा में जोर से कहती है कि उत्तर 108 होगा। अब हमसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा छात्रा द्वारा उपयोग की गई रणनीति के लिए उपयुक्त होगा। ठीक है, चलिए चौथे विकल्प से शुरुआत करेंगे। चौथा विकल्प दिया गया है, यह गुणन की समस्या को हल करने के लिए अनुपयुक्त कलन विधि है। अनुपयुक्त तो तब होता जब बच्चा गलत उत्तर निकाल रहा होता या फिर कोई भी गलत मिसकॉन्सेप्शन उसके द्वारा यूज किया जा रहा होता। ये तो बच्चे की क्रिएटिविटी है कि किस प्रकार से नए अल्टरनेटिव तरीके से वो प्रश्नों का उत्तर निकाल रही है और बिल्कुल सटीक निकाल पा रही है। ठीक है, तो ये अनुपयुक्त नहीं कहा जाएगा, निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, छात्रा तुक्के भिड़ा करके प्रयास करके उत्तर तक पहुंची है। तुक्का नहीं है, बल्कि एक रणनीति के तहत, एक क्रिएटिव थिंकिंग के तहत, क्रिटिकल थिंकिंग के तहत उसने प्रश्न को सॉल्व किया है। मतलब कि पहले 3 को जोड़ा राउंड फिगर करने के लिए और उसके बाद से जो जोड़ा हुआ था उसको घटा दिया। तो ये तुक्का नहीं है, ये संकुचित है, हमारा उत्तर नहीं होगा। पहला विकल्प देखिए, छात्रा ने इस रणनीति से उत्तर को आकलित अनुमानित किया है। अनुमानित तब होता जब एग्जैक्ट उत्तर नहीं आता, उसके आसपास उत्तर आता है। ये अनुमान नहीं है, एग्जैक्ट उत्तर है, इस वजह से ये अनुमानित नहीं कहा जा सकता। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 2 देखिए, छात्रा ने गणन के लिए प्रतिकारी, जिसे अंग्रेजी में कॉम्पनसेशन रणनीतियों का प्रयोग किया है। कॉम्पनसेशन का मतलब क्या होता है कि एक तरीके से जो चीज़ें निकाली गई हैं, निकालने का मतलब क्या है कि देखिए पहले 27 था तो पहले उसने इसको 30 लिख दिया। अब यहाँ से 30 में से 27 लाने के लिए उसने 3 को निकाला। ठीक है, और 27 × 4 था, तो ये वितरण के नियम से पहले इसमें भी 4 से गुणा कर दिया, इसमें भी 4 से गुणा कर दिया। तो ये क्या है, कंपनसेशन है, 30 में से 3 का कंपनसेशन है। यही बात विकल्प 2 कह रहा है, इस वजह से विकल्प 2 एप्रोप्रिएट है और यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 यानी एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा गणित के शिक्षण अधिगम को सुधारने यानी बेहतर बनाने के लिए दी गई सिफारिशों में से एक सिफारिश को निरूपित करता है। यानी कि गणित शिक्षण में जो व्यवस्था है उसको सुधारना है, बेहतर बनाना है, इसके लिए एनसीएफ 2005 क्या सुझाव देता है, ये हमसे पूछा गया। चौथे विकल्प से शुरुआत करेंगे। कहा जा रहा है कि गणित को लोकप्रिय करने के लिए ध्यान यानी कि जो फोकस है युवाओं की रोजगार पाने की योग्यता को बढ़ाने पर स्थानांतरित करना। यह विकल्प निगेटिव है। क्यों? क्योंकि हम लोग प्राइमरी स्तर के बच्चों की बात कर रहे हैं, कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों की बात कर रहे हैं। तो अभी उनके लिए रोजगार इंपॉर्टेंट नहीं है, उनके लिए गणित को सीखना इंपॉर्टेंट है कि किस प्रकार से वो जो कुछ भी गतिविधि कर रहे हैं उसमें गणितीय विचार किस प्रकार से लगा सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। रोजगार प्राइमरी स्तर के बच्चों के लिए अभी इंपॉर्टेंट नहीं था, इस वजह से ये हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, गणित पाठ्यपुस्तक के साथ साथ विद्यार्थियों को अभ्यास पुस्तिकाओं से अभ्यास करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो ये विकल्प निगेटिव है। देखिए गणित बच्चों को इसलिए पढ़ाया जाता है ताकि अगर ब्रॉड सेंस में इसका उद्देश्य देखा जाए तो बच्चा अपने दैनिक जीवन में गणितीयकरण कर पाए, यानी कि जो कुछ भी वो चीज़ें कर रहा है, गतिविधि कर रहा है या फिर दैनिक जीवन में किसी भी चीज़ का उपयोग कर रहा है तो उसको मैथमेटिकली वो सोच पाए, क्रिटिकल थिंकिंग उसके अंदर आ जाए मैथमेटिक्स की तरह से। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ब्रॉड सेंस में है। केवल पाठ्य पुस्तिकाओं के अभ्यास को तक बच्चे को सीमित नहीं रखना है गणित पढ़ाने के माध्यम से, तो ये भी विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, शिक्षकों को प्रशिक्षित करना ताकि वे विद्यार्थियों को गणित ओलंपियाड में बेहतर प्रदर्शन करने में सहायता करें। देखिए ओलंपियाड एक बहुत संकुचित चीज़ हो गया। बच्चे को सिर्फ परीक्षा के लिए थोड़ी तैयार करना है, उसको दैनिक जीवन के लिए तैयार करना है कि भविष्य में जब उसकी पढ़ाई समाप्त हो जाएगी तब वो दैनिक जीवन में आम जिंदगी में किस प्रकार से गणितीकरण कर पाएगा, किस प्रकार से गणितीय सोच अपने अंदर विकसित कर पाएगा, ये ब्रॉड सेंस में होना चाहिए, ना कि किसी परीक्षा को पास करना। तो ये भी विकल्प संकुचित है, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 1 देखिए, आकलन पद्धतियों को बदलना जिससे विद्यार्थियों के प्रक्रियात्मक ज्ञान के साथ साथ गणितीकरण योग्यता की परख हो। प्रक्रियात्मक ज्ञान मतलब कि प्रोसीजरल नॉलेज की बात की जा रही है कि हम लोग जो स्टेप बाय स्टेप की बात करते हैं उसके स्थान पर बच्चे मैथमेटिकली सोच पाएं, यानी कि जो कुछ भी गतिविधि बच्चे कर रहे हैं उसमें मैथमेटिकली वो इन्हांस कर पाएं अपने एक तरीके से जो भी गतिविधि कर रहे हैं उसमें मैथमेटिकली क्रिटिकली वो सोच पाएं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यही एनसीएफ 2005 पैरवी करता है। विकल्प नंबर 1 बिल्कुल पॉजिटिव है और यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा गणित के प्रति भय का उपयुक्त कारण नहीं है। मतलब कि कौन सा ऐसा विकल्प है जो कि
एप्रोप्रिएट रीजन नहीं है गणित से डरने के संदर्भ में, ठीक है। तो पहले विकल्प से शुरुआत करेंगे, कहा जा रहा है कि गणित की संचयी प्रकृति, तो ये बात तो बिल्कुल सही है, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। गणित की प्रतीकात्मक भाषा यानी कि सिंबॉलिक लैंग्वेज जो होता है उसकी बात की जा रही है, तो ये भी बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, हमारा उत्तर नहीं होगा। आकलन की पद्धतियां एवं पाठ्यक्रमों में उपयोग की गई गणित की भाषा, तो गणित की भाषा की वजह से भी बच्चे कठिनाई महसूस करते हैं, जिसकी वजह से उसमें डर उत्पन्न होता है, तो ये भी एप्रोप्रिएट हमारा उत्तर नहीं होगा। ये सभी एक तरीके से बच्चों में डर उत्पन्न करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, चूंकि रिस्पॉन्सिबल है इस वजह से उत्तर नहीं होगा, क्योंकि हमसे पूछा गया था कि कौन सा कारण नहीं है। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 4 देखिए, अधिगमकर्ताओं की गणितीय अक्षमता। देखिए अब इसे हम लोग डिस्कैलकुलिया बोलते हैं, तो ये एक उपयुक्त कारण नहीं है बच्चों में भय उत्पन्न करने का गणित के प्रति, ठीक है। तो यही चूंकि हमसे पूछा गया था कि कौन सा उपयुक्त कारण नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त कारण नहीं है, विकल्प नंबर 4 सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, भिन्न का उपयोग निम्नलिखित में से किन तरीकों से हो सकता है। पहला दिया गया एक पूर्ण के अंश को निरूपित करने के लिए, मान लीजिए यहाँ पर ये पूरा एक पूर्ण को दिखा रहा है, ठीक है। अब मान लीजिए इसका 1/4 हम लोग को करना है, तो ये 1/4 इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये 1/4 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1/4 लिख सकते हैं। तो यही तो कहा जा रहा है कि ये पूरा जो पूर्ण था इसका एक अंश, ये वाला एक अंश 1/4 को भिन्न कहा जाएगा, तो ये तो बात बिल्कुल सही है, इस वजह से ये एप्रोप्रिएट होगा, हमारा उत्तर होगा। दूसरा देखिए, संख्या रेखा पर एक बिंदु को अभिकल्पित करने के लिए, मान लीजिए ये संख्या रेखा है, ये हो गया आपका 0, ये हो गया आपका 1। अब मान लीजिए इसको 10 बराबर भागों में बांटा गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो अगर हम लोग को 5 भाग को लेना है, तो 5 भाग छोटे भाग क्या हो जाएंगे, ऊपर हो जाएगा छोटे 5 भाग, और नीचे टोटल का कितना है, टोटल है 10, तो 1/2 किसके रिप्रेजेंट करेगा, 5वें भाग को, ठीक है, 1/2। तो ये भी भिन्न को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी ये भी बिल्कुल सही होगा। तीसरा देखिए, वस्तुओं के संग्रह के एक अंश को निरूपित करने के लिए, तो वो भी अभी हमने देखा कि मान लीजिए वस्तु 20 है और उसमें से हमें 2 वस्तु को लेना है, तो 2 वस्तु को मैंने लिया और टोटल 20 था, तो ये भी तो एक तरीके से भिन्न के रूप में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, 1/10 भिन्न ही तो है, तो ये भी बिल्कुल सही होगा। लेकिन अगर बात करें ऑप्शन नंबर डी की, विभाजन पर आधारित समस्या के परिचय के लिए, तो ये भाग की बात कर रहा है, और भाग जो होता है वो भिन्न के तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। यानी कि देखिए ए, बी और सी इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट होगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सटीक जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा एक रचनात्मक गणित की कक्षा का अति उपयुक्त उदाहरण है। रचनात्मकता क्या होती है, तो किसी भी चीज को खोज करके अन्वेषण के माध्यम से अधिगम करना रचनात्मक शिक्षण कहा जाता है, ठीक है। हमसे गणित के विषय में पूछा गया था कि रचनात्मकता क्या है, चलिए इसी को आधार बनाते हुए उत्तर की तलाश करेंगे। पहला विकल्प दिया गया है, शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी के पास जा करके कलन विधि के उपयोग से समस्या को हल करने में उसकी सहायता कर रहा है। यहाँ पर कुछ भी नया नहीं खोजा जा रहा है बच्चों के द्वारा, कुछ भी अन्वेषण नहीं है, इस वजह से ये हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, शिक्षक श्यामपट्ट पर प्रश्नों को हल कर रहा है, तो इसमें भी कुछ नया नहीं है। देखिए नया खोजना है, अन्वेषण करना है, सक्रिय भागीदारी करके बच्चों के द्वारा। शिक्षक क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आज हम लोग बाल केंद्रित शिक्षा की बात करते हैं, जिसमें बालक केंद्र में बालक खुद एक्टिव होगा, खुद सक्रिय होगा और अन्वेषण के माध्यम से, खोज के माध्यम से अपने ज्ञान की रचना करेगा, यही होता है रचनात्मकता, ठीक है। चलिए दूसरा भी गलत हो गया। चौथा देखिए, विद्यार्थी सामूहिक रूप से पहाड़ों को लय में गा रहे हैं, तो इसमें भी कुछ नया अन्वेषण नहीं है, कुछ नया खोज नहीं है, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 3 देखिए, एक समस्या के समाधान को खोजते समय विद्यार्थी अन्वेषण में व्यस्त हैं। अन्वेषण मतलब कि खोज करने की बात की जा रही है, तो यही रचनात्मक कक्षा है, विकल्प नंबर 3 अप्रोप्रिएट है और यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा ज्यामिति में एक प्रक्रिया नहीं है। ज्यामिति में कौन सा एक प्रोसीजर नहीं है, ये हमसे पूछा जा रहा है। ध्यान से समझिएगा, ज्यामिति बेसिकली आकृतियों से संबंधित गणित का एक भाग है, जिसमें विभिन्न प्रकार की आकृतियों का हम लोग अध्ययन करते हैं, और जब आकृतियों का अध्ययन करते हैं तो इसमें भुजाओं का मापन भी करते हैं, भुजाओं को नापते भी हैं, ठीक है। तो मापन तो दिया गया है, तो ये ज्यामिति का पार्ट होगा, इसलिए हमारा उत्तर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हमसे पूछा गया था कि कौन सा ज्यामिति की एक प्रक्रिया नहीं है। निरूपण बात की गई है, रिप्रेजेंटेशन, यानी कि देखिए किसी भी आकृति को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि निरूपित करते हैं। जब आकृति को बना करके आप प्रदर्शित करें तो वहीं तो आकृतियों का रिप्रेजेंटेशन है, और आकृति मतलब क्या, ज्यामिति, तो रिप्रेजेंटेशन यानी कि निरूपण भी होता है ज्यामिति की एक प्रक्रिया, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 4 देखिए, तार्किक क्षमता और उपपत्ति। उपपत्ति क्या होता है, तो जैसे कि मान लीजिए किसी
प्रमेय को सिद्ध करने के लिए आपने कुछ नई रचना इसमें किया, जैसे कि मान लीजिए यहाँ से एक लंब मैंने यहाँ पर डाला, ठीक है, उसके बाद से जो हम लोग प्रूफ करेंगे, जो प्रमेय को प्रूफ करेंगे, इसे ही हम लोग उपपत्ति बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी विकल्प बिल्कुल ज्यामिति का पार्ट है, इस वजह से ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। लेकिन अगर बात करें प्रक्रियात्मक प्रवाह, प्रोसीजरल फ्लुएंसी की, तो ये ज्यामिति का पार्ट नहीं होता है, ज्यामिति की प्रक्रिया नहीं होती है, इस वजह से विकल्प नंबर 3 इसका एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा गणित की प्रकृति के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है, यानी कि नेचर ऑफ मैथमेटिक्स के रेफरेंस में कौन सा एप्रोप्रिएट नहीं है, ये हमसे पूछा जा रहा है। चलिए इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। पहला विकल्प दिया गया है, इसकी प्रकृति पदानुक्रमिक है। पदानुक्रमिक मतलब कि एक स्टेप के बाद अगला स्टेप आएगा, अगले के बाद अगला स्टेप, मतलब सभी स्टेप एक दूसरे से जुड़े हुए पद अनुक्रमिक हैं। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। अब ऐसा नहीं है कि मान लीजिए एक स्टेप के बाद आप सीधे रिजल्ट निकाल देंगे, जाहिर सी बात है एक के बाद अगला प्रोसेस ही तो अपनाएंगे। जो भी गणित में संक्रियाएं हम लोग करते हैं तो एक के बाद एक जो क्रम आते हैं उसी को पदानुक्रमिक कहा जा रहा है। ये विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है, इस वजह से हमारा उत्तर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमसे निगेटिव सेंस में पूछा गया था। दूसरा देखिए, गणितीय अवधारणाओं की प्रकृति अमूर्त होती है, ये भी बात बिल्कुल सही है। जैसे कि मैंने बच्चे को बोला 2 में 3 जोड़िए, अब ये देखिए ये बच्चा प्राइमरी स्तर का है तो उनके लिए यही गणितीय संक्रियाएं होंगी और ये चीज़ें अमूर्त हैं बच्चों के लिए। क्यों? क्योंकि बच्चा यहाँ पर सिर्फ सिंबल को देख रहा है कि 2 में 3 को जोड़ना है, कुछ भी मूर्त नहीं है। मूर्त तब होता, देखिए बच्चे को समझाने के लिए हम लोग मूर्त बनाते हैं। कैसे मूर्त बनाते हैं? जैसे कि पहले 2 बच्चे को एक ग्रुप में खड़ा किए, उसके बाद से 3 बच्चे को एक अलग ग्रुप में खड़ा किए। अब ये जो अमूर्त कॉन्सेप्ट था 2 में 3 जोड़ना, इसमें मूर्त बना करके बच्चों को बोला जाता है कि ये जो 2 वाले बालक हैं ये इस ग्रुप से हट करके यहाँ पर इस ग्रुप में आकर के खड़े हो जाइए। तो यहाँ से ये बच्चे हट जाएंगे और 2 बच्चे यहाँ पर आकर के खड़े हो जाएंगे। अब कक्षा के बच्चों से बोला जाएगा कि इस ग्रुप के, इस समूह के सभी बच्चों को गिनिए। तो अब बच्चे गिनेंगे 1 2 3 4 5। तो अब बच्चे इस अमूर्त संक्रिया यानी कि जोड़ की अमूर्त संक्रिया को मूर्त अवस्था में देख करके सीखते हैं। तो ये कहना कि गणितीय अवधारणा की प्रकृति अमूर्त होती है, तो ये बात बिल्कुल सही है। अमूर्त होती है लेकिन हमें उसे मूर्त बना करके बच्चों को पढ़ाना होता है। तो ये भी विकल्प एप्रोप्रिएट है। हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि पॉजिटिव था और प्रश्न में हमसे नेगेटिव पूछा गया। ठीक है, चलिए चौथा विकल्प दिया गया है कि यह निहित प्रतिमानों को उजागर करता है। निहित प्रतिमान मतलब कि जो एक तरीके से कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है, जो उसमें एक तरीके से मॉडल छुपा हुआ है, उसकी बात कर रहा है। जैसे कि मान लीजिए मैं अगर आपसे बोलूं कि एक आयत का परिमाप 24 सेंटीमीटर है, एक आयत का परिमाप 24 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर मैंने आपको सिर्फ संख्या बताया कि आयत का परिमाप 24 सेंटीमीटर है। अब आपके मन में मॉडल बन गया कि आयत क्या होता है, जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर और समानांतर होती हैं। तो ये लंबाई हो गया, ये भी लंबाई हो गया, तो दोनों बराबर होंगे, और ये चौड़ाई हो गया तो ये भी चौड़ाई हो गया, दोनों बराबर हो गए। यानी कि जैसे ही मैंने आपको बोला कि आयत का परिमाप, तुरंत आपके मन में आयत का मॉडल बन गया कि ये चीज़ें इस प्रकार से होती हैं। तो जाहिर सी बात है गणित जो होता है वो प्रतिमानों को उजागर करता है, यानी मॉडल्स को उजागर करता है। ये भी बात बिल्कुल एप्रोप्रिएट हो गया। तो हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि हमसे निगेटिव सेंस में पूछा गया था। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 3 देखिए। कहा जा रहा है कि यह विज्ञान की तरह है जो कि अवलोकन पर आधारित होता है। गणित को देख करके हम लोग नहीं सकते हैं। जैसे कि विज्ञान में क्या होता है कि हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं और प्रैक्टिकल में जो कुछ भी हम लोग अवलोकन करते हैं उसके माध्यम से सीख रहे होते हैं, लेकिन गणित में अवलोकन करने के लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, गणित की प्रक्रिया ही अमूर्त है। क्योंकि साइंस में मान लीजिए आप केमिस्ट्री में कोई एक तरीके से प्रयोग कर रहे हैं, तो केमिस्ट्री में क्या होगा कि आपको उत्पाद बनते हुए दिखेगा या फिर कलरफुल जो फॉग उत्पन्न होते हुए दिखेगा, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ ये चीज़ें मूर्त अवस्था में हो रही हैं। लेकिन गणित की जो प्रकृति है वो पहले से अमूर्त है, तो हम लोग अवलोकन क्या करेंगे, इसमें कुछ भी अवलोकन नहीं किया जा सकता। इसलिए ये निगेटिव सेंस में था, और चूंकि हमसे निगेटिव सेंस में ही पूछा गया है, इस वजह से विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गणितीय खेलों के बारे में सही है। मैथमेटिकल गेम्स की बात की जा रही है, कौन सा स्टेटमेंट उसके लिए एप्रोप्रिएट होगा। पहले विकल्प की बात करेंगे, दिया गया है कि गणितीय खेलों को आम दिनचर्या वाले खेलों की तरह होना चाहिए। ये विकल्प निगेटिव है। कैसे? आम दिनचर्या में बच्चे आइस पाइस खेलते हैं, उसके बाद से कोई भी गेम, कैरम बोर्ड और ये सभी गेम खेल सकते हैं, पकड़ा पकड़ाई खेल सकते हैं। तो मैथमेटिकल गेम जो होता है वो इनसे अलग होता है, उसमें कुछ ना कुछ मैथ की संक्रियाएं जुड़ी होती हैं। जैसे कि मान लीजिए एक ग्रुप में बच्चों को बांट दिया गया, एक ग्रुप में 1 बच्चा है, दूसरे ग्रुप में 2 बच्चा है, तीसरे ग्रुप में 3 बच्चा है। इसी प्रकार से नंबर से सिखाने के लिए काउंटिंग यानी जो नेचुरल नंबर होता है उसके तहत हम लोग बच्चों को ग्रुप में बांटते जाते हैं। जैसे कि अगला ग्रुप होगा 4 बच्चों का, उसके बाद अगला ग्रुप होगा 5 बच्चों का। तो इसी प्रकार से हम लोग बच्चों से कहेंगे कि आगे जाकर के अब अगला
अगला नंबर क्या होगा, इतने बच्चे जाकर के वहां पर खड़े हो जाइए। तो ये भी गेम है और गेम में गणितीय संक्रिया का प्रयोग किया जा रहा है। नेचुरल नंबर्स को काउंटिंग सिखाने के लिए ये प्रयोग किया जा रहा है, या फिर बच्चों को योग की संक्रिया सिखाने के लिए पहले 2+3 बच्चे को सिखाना है, तो पहले एक ग्रुप में 2 बच्चे को खड़ा किया जाएगा, दूसरे ग्रुप में 3 बच्चों को खड़ा किया जाएगा और बोला जाएगा कि ये वाले बच्चे जाकर के इस ग्रुप में खड़े हो जाइए। और उसके बाद से पूरे कक्षा के बच्चों को बोला जाएगा कि अब इस ग्रुप के बच्चों को गिन करके बताइए कि इसका रिजल्ट क्या आएगा। तो ये गणितीय गेम है जिसके माध्यम से बच्चों को गणितीय संक्रियाएं सिखाई जाती हैं। तो ये कहना कि ये जो दैनिक बच्चे गेम खेलते हैं, जैसे कि कैरम बोर्ड हो गया, अब पकड़ा पकड़ाई हो गया, उछल कूद जो करते हैं, उससे उसकी तरह होना चाहिए, तो ये विकल्प निगेटिव है, उससे अलग होना चाहिए। क्योंकि दैनिक दिनचर्या में जो बच्चे गेम खेलते हैं उसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं होता है, गणितीय संक्रियाएं नहीं होती हैं, और हमसे गणितीय खेलों के बारे में पूछा गया है, तो ऐसा गेम होना चाहिए जिसमें गणितीय संक्रियाएं होना चाहिए, जो कि आम दिनचर्या में खेले जाने वाले खेल से अलग होगा, उसकी तरह नहीं होगा। तो ये निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। ठीक है, चलिए दूसरा विकल्प दिया गया है, गणितीय खेल बच्चे के अनुपदेशात्मक प्रतिपुष्टि प्रदान करते हैं। अनुपदेशात्मक प्रतिपुष्टि मतलब कि बच्चे को एक तरीके से इंस्ट्रक्शंस के सेंस में कहा गया है कि उनको एक फीडबैक मिलता है कि बच्चे को कि हाँ क्या करना है क्या नहीं करना है। जैसे कि मान लीजिए गणितीय खेल बच्चे खेल है, जैसे कि मान लीजिए इसी कॉन्सेप्ट को मैंने अभी बताया 2+3 जोड़ना है, तो यहाँ पर टीचर इंस्ट्रक्शंस देगा, वो भी मैथमेटिक्स में इंस्ट्रक्शंस देगा कि 2 बच्चे एक ग्रुप में खड़े होइए और 3 बच्चे एक ग्रुप में खड़े होइए। तो यहाँ पर क्या है, ये अनुपदेश है, यानी कि फीडबैक बच्चों को दिया जा रहा है कि पहले एक ग्रुप में 2 बच्चे खड़े हो जाओ और अगले ग्रुप में 3 बच्चे खड़े हो जाओ। उसके बाद से फिर से इंस्ट्रक्शन दिया गया, वो भी मैथमेटिकली तौर पे, कि यहाँ पर जो ग्रुप वाले 2 बच्चे हैं वो आकर के अब इस ग्रुप में शामिल हो जाइए। तो ये क्या है, ये मैथमेटिकली फीडबैक है बच्चों के लिए, तो ये भी बात बिल्कुल पॉजिटिव है, ये बिल्कुल अप्रोप्रिएट होगा, क्योंकि गणितीय संक्रियाएं बच्चे इससे सीखने में सक्षम होंगे। तो ये अप्रोप्रिएट है, हमारा जवाब होगा। तीसरा देखिए, गणितीय खेल बच्चों में अनुमान पूर्व ज्ञान और योजना तैयार करने को बढ़ावा देते हैं। देखिए, अब एनसीएफ 2005 ये कहता है कि बच्चों के पूर्व ज्ञान को आधार बनाते हुए उसे नई शिक्षा दी जानी चाहिए। अब बच्चे का पूर्व ज्ञान खेल के माध्यम से भी जाना जा सकता है टीचर के द्वारा, कि बच्चे अगर किसी गेम में गणितीय संक्रिया को अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पा रहे हैं, यानी कि उनका पूर्व ज्ञान ठीक है, उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में बच्चे ज्ञान रखते हैं, और अगर उस गेम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं तो एज ए टीचर आप समझ सकते हैं कि बच्चे उस गेम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, यानी कि उनका पूर्व ज्ञान इस कॉन्सेप्ट के प्रति अप्रोप्रिएट नहीं है। तो ये पूर्व ज्ञान को जानने और उसके तहत टीचर को योजना बनाने में मदद करता है। तो ये भी बात बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, हमारा जवाब होगा। यानी कि दिए गए विकल्प में देखिए केवल बी और सी वाला अप्रोप्रिएट है। ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है बी और सी, इसका बिल्कुल सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 यानी एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं में गणितीय पाठ्यचर्या यानी कि मैथ करिकुलम की बात की जा रही है, किस प्रकार की होनी चाहिए। पहला दिया गया है सुसंगत, यानी कि उससे रिलेटेड। अब मान लीजिए बच्चे को जोड़ की संक्रिया पढ़ानी है, तो उससे रिलेटेड ही टॉपिक आप बच्चों को पढ़ाएंगे, तो ये बात तो बिल्कुल सही है, सुसंगत होना चाहिए। दूसरा दिया गया है महत्वाकांक्षी। महत्वाकांक्षी मतलब कि बच्चे में खुद महत्वाकांक्षा होनी चाहिए कि मुझे ये कॉन्सेप्ट सीखना है, यानी ये तत्परता का नियम है कि बच्चे जितना तत्पर रहेंगे नए कॉन्सेप्ट को सीखने में, उतना ही उनका अधिगम अर्थपूर्ण किया जा सकता है। तो ये भी बिल्कुल अप्रोप्रिएट होगा। तीसरा देखिए, महत्वपूर्ण मानक कलन विधियों पर बल देना। ये विकल्प निगेटिव है। क्यों? मानक कलन विधि यानी स्टैंडर्ड की बात की जा रही है, तो ये विकल्प निगेटिव है। जैसे कि मान लीजिए बच्चे को 2+3 बच्चे को सिखाना है, या फिर बच्चे को 27×4 अगर सिखाना है, जैसे कि इसी पेपर में ये प्रश्न आया हुआ था 27×4, तो बच्चा या तो डायरेक्टली इसमें मल्टीप्लाई कर दे, या फिर बच्चा अगर 30×4 कर दे और फिर इसमें से 3×4 को घटा दे, तो ये भी सेम उत्तर आएगा। उसने किया क्या है कि इसने देखिए 27 को इन्होंने क्या किया है कि 2 भागों में तोड़ दिया है, 30 में से 3 घटा दिया है, और यहाँ पर गुणा पहले से 4 था। अब इन्होंने वितरण का नियम लगा करके प्रश्न को इस प्रकार से सॉल्व किया है। तो ये बच्चों की क्रिएटिविटी है कि एक ही प्रश्न को कितने मौलिक तरीके से अलग अलग तरीके से सोच पा रहे हैं। अब अगर बच्चे को आप बाउंड करने के कि मानक कलन विधि यानी एक ही स्टैंडर्ड विधि से प्रश्न को सॉल्व करना है, तो बच्चे बिल्कुल एक तरीके से कुएं के मेढक के समान हो जाएंगे कि अपनी कुछ भी क्रिएटिविटी वो नहीं लगाएंगे। तो ये बच्चे को आप बिल्कुल संकुचित कर देना है, बिल्कुल दबा देना है कि आप बाउंड हैं कि एक ही विधि का प्रयोग करिए, इससे बच्चे में क्रिएटिविटी खत्म हो जाएगी। तो ये विकल्प नेगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। यानी कि दिए गए विकल्प में देखिए ए और बी इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। चलिए ऑप्शंस में चलते हैं। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 3 ए और बी इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय निर्देशन यानी कि मॉडलिंग का अति उपयुक्त उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर 3 देखिए, एक घने वन में वृक्षों की संख्या का अनुमान लगाने के लिए गणितीय निर्देश मॉडल का निर्माण करना है। तो ये सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट है और यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा
प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों में गणित अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए उपयुक्त नहीं है। निगेटिव सेंस में हमसे पूछा गया है। चलिए इसी को ध्यान में रखकर के उत्तर ढूंढेंगे। पहला दिया गया है अवधारणाओं को उनके दैनिक जीवन के अनुभव से जोड़ना। एनसीएफ 2005 बच्चों के दैनिक जीवन से जोड़ करके शिक्षा देने की बात करता है, तो ये विकल्प बिल्कुल एप्रोप्रिएट है। हमारा जवाब नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमसे निगेटिव सेंस में पूछा गया था और ये पॉजिटिव सेंस में था। तीसरा देखिए, शिक्षण सामग्रियों का उपयोग करके अमूर्त अवधारणाओं को पढ़ाना। शिक्षण सामग्री मतलब कि कुछ भी ऐसी सामग्री जिसका उपयोग हम लोग टीचिंग में कर सकते हैं बच्चों को कॉन्सेप्ट समझाने के संदर्भ में। जैसे कि मान लीजिए बच्चे को योग का ही कॉन्सेप्ट बताना है, 2+3 बताना है, तो यहाँ पर दो लकड़ी की छोटी छोटी या फिर माचिस की तिल्ली का प्रयोग किया जा सकता है और 3 माचिस की तिल्ली का अलग प्रयोग किया जा सकता है, और दोनों को जोड़ करके, दोनों को मिला करके, दोनों को समूह में अब काउंट करके बताया जा सकता है कि इनकी संख्या 5 हो गई। यानी कि शिक्षण सामग्रियों का हमने प्रयोग किया। अमूर्त अवधारणा 2+3 अमूर्त अवधारणा थी, इसको समझाने के लिए मूर्त चीज़ें शिक्षण सामग्रियों का प्रयोग हमने किया, तो ये बिल्कुल पॉजिटिव है। ये हमारा उत्तर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमसे निगेटिव सेंस में पूछा गया था, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर बी देखिए, प्रक्रिया की बजाय उत्पाद पर बल देना, तो ये निगेटिव है। कैसे? देखिए, अगर मैं बच्चे को 2+3 सिखाना चाह रहा हूं तो मैं बच्चे को डायरेक्टली थोड़ी 5 बताऊंगा। पहले यह बताना जरूरी है कि 2+3 में जोड़ते कैसे हैं। जोड़ने का जो कॉन्सेप्ट है वही तो प्रक्रिया है, यानी प्रोसेस है, प्रोसीजर है। तो पहले बच्चे को मूर्त चीज़ों के माध्यम से पहले बताया जाएगा कि एक ग्रुप में 2 तिल्लियां हैं, दूसरे ग्रुप में 3 तिल्लियां हैं, और दोनों को जब एक समूह में एक ग्रुप में कर दिया जाएगा तो टोटल 5 तिल्लियां हो जाएंगी। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये अमूर्त चीज़ें आ कहाँ से रही हैं, बल्कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि सीधे हम लोग रिजल्ट बता दें। अगर रिजल्ट बच्चे को डायरेक्टली बता दिया जाएगा तो बच्चे उसको रटने लगेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट वो समझ ही नहीं पा रहे हैं। तो हमें प्रोसेस पर, प्रोसीजर पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए आउटपुट के बजाय। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर निगेटिव सेंस में था, और चूंकि हमसे निगेटिव सेंस में ही पूछा गया था, इसलिए विकल्प नंबर बी यहाँ पर सटीक जवाब हो जाएगा, यानी कि केवल बी वाला विकल्प सही है। चलिए ऑप्शंस में चलते हैं। दिए गए ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन नंबर 3 में बात की गई, केवल बी इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसकी गणित में विद्यार्थियों के समालोचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित करने की संभावना अधिक है। यानी कि चारों विकल्प दिए गए हैं। बोला जा रहा है कि किसमें क्रिटिकल थिंकिंग सबसे ज़्यादा होगा। क्रिटिकल थिंकिंग यानी कि बच्चों को जिसमें सोचने का सबसे ज़्यादा मौका मिलेगा, वही वाला विकल्प हमारा सटीक जवाब होगा। यानी प्रत्येक बच्चे का अपने मौलिक विचार एक्सप्रेस करने का मौका मिलेगा, प्रत्येक बच्चे का जिसमें उत्तर अलग अलग आ सकता है, वही वाला विकल्प हमारा बिल्कुल सटीक जवाब होगा। चलिए इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। पहला विकल्प दिया गया है 131 और 136 के बीच 4 पूर्ण संख्याओं की सूची बनाइए। तो प्रत्येक बच्चे का जो उत्तर होगा वो कॉमन आएगा कि 131 और 136 के बीच में 132, 133, 134 और 135 पूर्ण संख्याएं होंगी। तो ये कुछ भी क्रिएटिविटी नहीं है, ये हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, 23 × 15 का मान ज्ञात कीजिए, तो ये भी कुछ भी क्रिएटिव नहीं है, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, यदि एक आयत का क्षेत्रफल 24 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसकी चौड़ाई 4 सेंटीमीटर, तो इसकी लंबाई क्या होगी? तो आयत के क्षेत्रफल में चौड़ाई से भाग दे दीजिए, लंबाई आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो इसमें भी कुछ भी क्रिएटिव नहीं है। लेकिन अगर बात करें विकल्प नंबर 4 की, तो देखिए कहा जा रहा है 24 सेंटीमीटर परिमाप वाले आयत की लंबाई और चौड़ाई कितनी होगी। यहां पर देखिए, प्रत्येक बच्चा अपने मौलिक विचार के हिसाब से अलग अलग उत्तर निकाल सकता है। क्यों? क्योंकि आयत की लंबाई क्या होती है? 2 गुणे आयत का परिमाप क्या होता है? 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। इसका मान कितना दिया गया है? परिमाप का मान हमको 24 दिया गया है। 2 से काट देंगे तो ये 12 आ जाएगा, यानी कि L + B का मान हमारा 12 आ गया, यानी लंबाई धन चौड़ाई का मान 12 आ गया। अब यहां पर लंबाई और चौड़ाई का कुछ भी मान आप ले सकते हैं जिसका योग 12 होगा। जैसे कि देखिए, अगर लंबाई को मैंने 1 मान लिया और चौड़ाई को 11 मान लिया, तो भी देखिए जब 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई करेंगे तो इसका मान 11, 1 12 और 2 24 आएगा। इसी प्रकार से अगर लंबाई का मान मैंने 2 मान लिया और चौड़ाई का मान मैंने 10 मान लिया, तो भी इसका मान जब आप 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई करेंगे तो इसका मान 24 आएगा। यानी प्रत्येक बालक का उत्तर अलग अलग आ सकता है। इस कंडीशन में यही सबसे ज़्यादा एप्रोप्रिएट होगा बच्चे में क्रिएटिव थिंकिंग लाने के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सटीक जवाब होगा, क्योंकि ये आउट ऑफ बॉक्स सोचने की बात कर रहा है। विकल्प नंबर 4 एप्रोप्रिएट जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक समोसे को देख करके एक बच्चा उसे त्रिभुज कहता है। वैन हिल के ज्यामितीय विकास के सिद्धांत के अनुसार वह बच्चा ज्यामितीय विवेचन के किस स्तर पर है? ध्यान से समझिएगा। समोसे को देख करके, कुछ इस प्रकार से समोसा होता है, तो इसको देख करके बच्चे ने इसको त्रिभुज कहा।
तो बच्चा देख करके, यानी कि इसकी बनावट के आधार पर, भुजाओं के बनावट के आधार पर, जो समोसा देख रहा है इसके बनावट के आधार पर उसे लगा कि ये त्रिभुज है। तो जब भी हम लोग बनावट के आधार पर आकृतियों का वर्गीकरण करते हैं तो वो दृश्यीकरण स्टेज होता है। दृश्यीकरण स्टेज में बच्चे जो होते हैं वो ज्यामिति के बनावट, दिखावट, भुजाओं की संख्या के आधार पर उसका वर्गीकरण कर पाते हैं। समोसा देखने के बाद से उसको ये लगा कि ये त्रिभुज की तरह है, यानी देख करके ही उसे बनावट के आधार पर उसने उसका वर्गीकरण किया। तो बनावट के आधार पर जब भी होगा तो ये दृश्यीकरण स्टेज होगा। ऑप्शन नंबर 1 एप्रोप्रिएट जवाब है। अगला प्रश्न देखिए, एक प्राथमिक कक्षा के अध्यापक अपने विद्यार्थियों से 5036 को अंकों में लिखने के लिए कहते हैं। तो 5036 को अंकों में कैसे लिखा जाएगा? 5036। अधिकांश विद्यार्थियों ने इसका उत्तर 536 लिखा। बच्चों को लिखना इतना था और उसने कितना लिख दिया? 536 लिख दिया। अब हमसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण रणनीति इस त्रुटि को सुधारने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगी? ध्यान से समझिएगा, बच्चे को 5036 लिखने के लिए बोला गया, लेकिन अगर बच्चे स्थानीय मान के कॉन्सेप्ट को नहीं जानते हैं, क्योंकि जब बच्चे इसको स्थानीय मान के तहत गिनेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो उसे ज्ञात होता है कि हमने 5000 की जगह 500 ही केवल लिखा है। ठीक है, तो बच्चे को स्थानीय मान का ज्ञान, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। इस वजह से हम लोग स्थानीय मान, एज ए टीचर हम लोग को पहले स्थानीय मान पर फोकस करना होगा। इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। जिस भी विकल्प में स्थानीय मान की बात करेगा वही विकल्प हमारा सटीक जवाब होगा। चलिए पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं। पहला विकल्प दिया गया है, विद्यार्थियों को इसी के समान 10 और प्रश्न हल करने के लिए देना। अब बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं है तो आप उसको 10 प्रश्न दे दिए, या फिर 100 या फिर 10,000। बच्चा यही गलती बार बार दोहराएगा क्योंकि बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो यह विकल्प नेगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, विद्यार्थियों को 500 से 5100 तक की गिनती लिखने को कहना और उनके उत्तर को जांचने के लिए कहना। यह भी विकल्प नेगेटिव है क्योंकि स्थानीय मान की बात नहीं कर रहा है, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, एक संख्या रेखा पर जिसमें 1000 के अंतराल में अंक लिखे हैं 5036 को निरूपित करना। तो यह भी निगेटिव है। क्यों निगेटिव है? क्योंकि स्थानीय मान की बात नहीं कर रहा है। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 4 देखिए, 3 अंकीय और 4 अंकीय संख्याओं के स्थानीय मान की अवधारणा को सुदृढ़ करना। यहां पर स्थानीय मान की बात की गई है और वो प्रश्न चूंकि स्थानीय मान से ही जुड़ा हुआ है और स्थानीय मान की वजह से ही बच्चे गलती कर रहे हैं, तो इस कॉन्सेप्ट को अगर फिर से पढ़ा करके उसको मजबूत किया जाएगा तो बच्चे ये गलती बाद में नहीं दोहराएंगे। तो विकल्प नंबर 4 इसका एप्रोप्रिएट है और यही इसका सटीक जवाब होगा। दोस्तों, ये पेपर पूरा सॉल्व हो चुका है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगर आप सीटेट अपर प्राइमरी और प्राइमरी सभी शिफ्टों के कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं, साथ ही साथ सीटेट के सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेडागोजी को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, सीटेट, यूपी टेट और सुपर टेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।